हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। आज एक नया सब्जेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा बहुत डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कितने टाइम में ये सब्जेक्ट आपका खत्म होगा। इस बार जो एसएससी जेईई 2023 का सिनेरियो रहा उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और जैसे कि ये जो कंटेंट है ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं होगा, किसी भी एई और जेईई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों में ही चीज़ें आपके काम आने वाली है। मतलब एज सच आपको ये क्लासेस करने के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर इस क्लास नोट से ही देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको करना क्या है, जो भी रिस्पेक्टिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर आप खरीद लेना, ताकि जब आप क्लासेस को देखो तो चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करते रहो। उससे एक आइडिया लगता रहता है कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर अच्छे से पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को मोल्ड करा जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। इसी के साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई भी आपको थ्योरी बुक फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो क्लास का कंटेंट होगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसी के साथ जो आपको डीपीपीज मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली हैं एक 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग कंसिडर करने में फॉर एनी एई और जेईई एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। एक बच्चा बोल रहा है आईएसआरओ का है, ठीक है, आईएसआरओ का लेवल थोड़ा हाई होता है। भाई वो हमारे नोट से ज़्यादा हाई नहीं होगा, इस बात पे आप थोड़ा सा यकीन रखिएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें पहले हम डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सिलेबस की, इंट्रोडक्टरी की, फ्लूइड प्रॉपर्टी की, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट यस, उससे भी पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप नए स्टूडेंट हो तो नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई कुछ चीज़ें बता देते हैं। क्लास को आपको ध्यान से सुनना है। जब मैं पढ़ा रही हूँ उस समय क्वेश्चंस वगैरह कम पूछिए। जब मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लूँ तब जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस भी पूछ पाओगे और आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो क्लास खत्म होते होते सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं। जब आपको चीज़ें समझ आ जाए तो आप सीसी बना सकते हो। सीसी का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ये भाई जो लामे मैम की क्लास है उसमें ये वाला टर्म आपको बहुत दिखेगा, सीसी वाला। ठीक है, तो सीसी बना देना अगर सारी चीज़ें समझ आ जाए। कुछ अगर चीज़ में प्रॉब्लम हो, ना समझ आए, तो आप फिर जो है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। बट टॉपिक खत्म होने के बाद, पहले पूछोगे तो हो सकता है मैं कुछ आपको समझा रही हूँ, आपसे वो भी मिस हो जाएगा और आपका डाउट भी चला जाएगा। ठीक है, इसी के साथ पेज कॉपी की बात कर लेते हैं। एक फ्रेश कॉपी बना लो, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बिना बनाए किसी भी बच्चा का कभी भी एग्जाम नहीं निकला है। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई नोट्स बना रहे हैं तो ये बहुत टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो बहुत सारा समय बचा लेंगे। हाँ बचा लोगे, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपकी बच जाएगी। प्रिपरेशन करते रहोगे, पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना कंपलसरी है और कम से कम 200 से 300 पेजेस की आपको यहाँ पर नोटबुक की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो मैं कंटेंट दूंगी वो 200 से 300 पेजेस का होगा। ठीक है, डेली आपकी 6 to 8 क्लास चलने वाली है। 6 to 8 आपकी टाइमिंग हो गई, ये आपकी डेली क्लास चलने वाली है। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मान के चलिए कि 80 आवर्स के आसपास आपका टाइम लगने वाला है पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करने में। जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद भी, ये तो 2 घंटे की क्लास हो गई, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ और चीज़ों को मैम से डिस्कस करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो @लामिया मैम PW। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाउट सेक्शंस वगैरह ओपन करती रहती हूँ, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। L कैपिटल रखना, PW को कैपिटल रखना, बाकी सारा स्मॉल करके @ करके सर्च करोगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो FM पढ़ने आए हैं डेफिनेटली 2 स्टूडेंट्स पढ़ने आए हैं। एक तो सिविल के स्टूडेंट्स हैं, इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स आपको मैकेनिकल के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं सिविल में फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं, देखो वैसे तो अगर आप देखोगे तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज रहता है। अगर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
फ्लूइड मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एसएससी जेईई में भी इवन देखोगे तो 10 से 12 मार्क्स के आपको क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं, इस साल भी पूछे गए, ठीक है। तो सिविल के लिए अगर हम बात करें स्पेशली एसएससी एग्जाम की, तो एसएससी में आपको 10 से 12 क्वेश्चंस बेसिकली देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा भी जैसे कि यूपीपीएससी जेईई का पेपर आ रहा है, तो सेकंड पेपर अगर आप यूपीपीएससी जेईई का देखोगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स का काफी हाई वेटेज है, मतलब एक सेकंड पेपर ही पूरा फ्लूइड और एक और टेक्निकल सिविल के सब्जेक्ट से मिला के 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करके बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, सेम अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेटेज रहेगा, मगर ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का हाईली वेटेज सब्जेक्ट ही एफएम आपका रहता है। अगर मैं एसएससी की बात करूं, क्योंकि एसएससी एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, हर साल होता है, उसके पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 25 से 30 मार्क्स, ठीक है। 25 से 30 मार्क्स का आपको यहां पर चीजें देखने को मिलने वाली। अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बुक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं, सो नो थ्योरी बुक इज अलाउड इन माय क्लास। मेरे साथ पढ़ रहे हो, कोई भी थ्योरी बुक की जरूरत नहीं है। आप कुछ बुक्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि ईएसी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बना सकते हो अगर आप चाहते हो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। इसी के साथ साथ एसएससी के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अदर जो एजे एग्जाम्स हैं, ठीक है, अदर जो ए और जेई के एग्जाम्स हैं, इनकी पीवाईक्यू बुक मेरी तरफ से अलाउड है, आप लगा सकते हो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। जो डीपीपीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो डीपीपीज में आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उसको लगा लेना, ठीक है। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप मुझे बताइए क्या हम सब्जेक्ट को शुरू कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। बेस्ट पीवाईक्यू बुक बता दी, कोई भी पब्लिकेशन की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गुड इवनिंग, चलो भाई, ओके चलो शुरू करें। अब ये सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कितना जाएगा, ये भाई थोड़े विद्वानी लोगों से पूछो, हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। हाँ, लप्पू से, चवन्नी से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। हाँ, आप यूथ की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी क्वेश्चंस है, थोड़ी मिस्टेक्स हैं तो थोड़ा संभल के क्वेश्चंस को यूज़ करना, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। बाकी जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बता दूं, जैसे हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है ऐसे ही चलेगा। इसके साथ साथ मैं जो भी हेडिंग और जो भी चीज़ें लिखूंगी, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे उसकी हिंदी में आपको लिखवा दूंगी, ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। मगर हाँ, आप ये ध्यान रखना कि ये सेशन पूरा कंप्लीट हिंदी में नहीं चलने वाला, ठीक है। कंप्लीट हिंदी में नहीं चलने वाला ये पूरा सेशन आपका चलेगा इसी तरीके से, हिंदी बोलूंगी, इंग्लिश में लिखवाऊंगी, और थोड़े थोड़े जो टर्म्स होते हैं उसकी मैं हिंदी आपको साथ ही साथ देते रहूंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फ्लूइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्लूइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थों के गुण, तो इसको आप लिख सकते हो, तरल पदार्थों के गुण लिख सकते हो। फ्लूइड स्टैटिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इसको भी लिख लो भाई, तरल ठीक है। तो ये छोटे छोटे शब्द जो है ये आप लिख सकते हो। बॉयंसी एंड फ्लोटेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्लावकता और प्लावन हो जाएगा आपका। इसी के साथ साथ फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करूं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स आपका एक सब चैप्टर रहेगा। एनर्जी इक्वेशन एक चैप्टर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। इसी में ही हम डिस्कस करने वाले हैं पिटॉट ट्यूब हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका ऑरिफिस मीटर हो गया, करंट मीटर हो गया, रोटा मीटर हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया। ये सारे के सारे जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम एनर्जी और एनर्जी इक्वेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मोमेंटम इक्वेशन की बात करेंगे। मोमेंटम इक्वेशन में जनरली हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। फिर इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इंपैक्ट ऑफ जेट की, कि भाई कोई अगर जेट निकल रहा है किसी प्लेट से जाके टकराएगा तो किस तरीके से वो नॉर्मल फोर्सेस लगाने वाला है और कितना पावर डेवलप हो सकता है। तो स्पेशली ये वाला जो पोर्शन है ये आप पढ़ोगे अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में, मगर इसका जो बेहतर इस्तेमाल होगा वो हम यूज करने वाले हैं किसमें,
हाइड्रोलिक मशीन में जो आपका सेपरेट अलग से चलने वाला है। फिर बात होगी लैमिनार फ्लो की, टर्बुलेंट फ्लो को डिस्कस करेंगे, बाउंड्री लेयर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, नॉच एंड वेयर को डिस्कस करेंगे, और लास्ट चैप्टर हमारा होगा डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। अब ये जो डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस आपको दिख रहा है, इसमें जनरली हम बात करते हैं मॉडल्स क्या हैं, प्रोटोटाइप क्या है, ठीक है। इसी के साथ मॉडल लॉस की बात करी जाती है, कुछ डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में भी हम बात करते हैं, जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, आइलर नंबर हो गया, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। नॉच एंड वियर जो चैप्टर आपको दिख रहा है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जनरली आपने देखा होगा, आप चैनल्स की बात करते हो, ठीक है ना, डैम्स की बात करते हो, नदी बह रही है, तो वहां पर भी कई बार हमें क्या करना पड़ता है, फ्लो रेट को मेजर करना पड़ता है, मतलब डिस्चार्ज को मेजर करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, इसी तरीके से नॉच एंड वियर क्या है, दोनों ही डिस्चार्ज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिस्चार्ज को मेजर करते हैं किस केस में, ओपन चैनल के केस में। आपने सुना होगा कि मैम वेंचुरी मीटर भी मेजर करती है, मगर वो इंटरनल फ्लोज में, जैसे किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, आपको डिस्चार्ज मेजर करना, आप वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करके आसानी से करने वाले हो, ठीक है। एनर्जी इक्वेशन में सिर्फ हम बर्नौली नहीं पढ़ेंगे, एक और छोटा सा टॉपिक बनता है वॉर्टेक्स फ्लो का, ठीक है ना, किसी भी कर्व्ड पाथ के अलोंग फ्लो हो रहा है, या कई बार आप सिंक में बर्तन धोते हो, ठीक है, सिंक पूरा पानी से भर जाता है, फिर जो बॉटम पर होल होता है, जैसे आप उसे क्लीन करते हो तो जो पानी है वो पूरा घूमता हुआ जाता है इस तरीके से, तो जो पानी जो घूम रहा है वो किस तरीके का फ्लो है, वॉर्टेक्स फ्लो है। उस वॉर्टेक्स फ्लो के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये पूरा हमारा जो है नेक्स्ट जो हमारा आने वाला 1 महीना है, ये पूरा डिस्कशन रहेगा, ठीक है। सारे पेपर देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्लियर कट अंदाजा बता दूं कि भाई ऑल एग्जाम, ठीक है। अब इसके बाद कोई बात बचती ही नहीं है, कोई बात बचती ही नहीं है कि आप मुझसे पूछोगे ये एग्जाम वो एग्जाम, ऑल एग्जाम। इवन मैं आपको बता दूं कि गेट का भी थ्योरी पार्ट, डेरिवेशन पार्ट आप इससे कवर कर सकते हो। क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंट लेवल के आते हैं, ठीक है, वो मैं यहां पर नहीं कराऊंगी। अब डिस्कस करते हैं कि मैम इतना जो आप 80 घंटा फ्लूइड पढ़ाने वाले हो, क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज भी कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि मैम आप पढ़ा तो रहे हो मगर करंट प्रेजेंट टाइम पे कोई यूज ही नहीं है उसका, ऐसा नहीं है। फ्लूइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऑलमोस्ट हर जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप प्रेजेंट टाइम पर देखोगे तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स करके एक पूरी फील्ड है, रिसर्च की फील्ड है, जहां पर लोग जाके IITs में PhD करते हैं। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखोगे, इवन इंटरनल बॉडीज को देखोगे, तो हर जगह फ्लूइड है। हमारी बॉडी में भी तो ब्लड बह रहा है कि नहीं, फ्लूइड है कि नहीं है? तो ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड है। अगर आप हमारे सराउंडिंग में देखोगे तो एयर बह रही है, हर जगह हम लोग क्या है, एयर से घिरे हुए हैं, एटमॉस्फेयर से घिरे हुए हैं, वहां पर भी फ्लूइड है। अगर कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है ना, कोई आपने एयरप्लेन पर बैठे वो टेक ऑफ कर रहा है, तो वो भी किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, एयर के अगेंस्ट काम कर रहा है। कोई गाड़ी चल रही है, कोई कार चल रही है, उसके ऊपर से भी एयर पास हो रही है। आपने कोई बिल्डिंग बना दी, ठीक है ना, आपने कोई बिल्डिंग बना दी, तो एयर जो है वो क्या कर रही है, एक ड्रैग फोर्स बॉडी के ऊपर डेवलप कर रही है, प्रेशर फोर्स बिल्डिंग के ऊपर डेवलप कर रही है। तो उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको बिल्डिंग की डिजाइनिंग्स करनी पड़ती है। ब्रिजेस अगर आप बनाओगे, कई बार आपने देखा होगा कहीं पर आंधी आई या फिर साइक्लोन्स आए तो ब्रिजेस टूट जाते हैं। क्यों टूट गए? क्योंकि एयर ने जो उसके ऊपर स्ट्रेसेस डेवलप करी वो कहीं ज्यादा थी एज कंपैरिजन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज, तो ब्रिजेस टूट जाते हैं। तो इसका मतलब है जब भी कभी आप ब्रिज की डिजाइनिंग करोगे या फिर कभी आप बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग करोगे, तो फ्लूइड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसको आप ध्यान में रख के ही किसी भी चीज की डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे नेचुरल फ्लोज हो रहे हैं, अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, नदियां हैं, डैम्स हैं, आप डैम्स बना रहे हो, वहां से इलेक्ट्रिसिटी, पूरा पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स डेवलप कर रहे हो, सब जगह क्या है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड की इंपॉर्टेंस आपको समझ आई। शिप्स की अगर हम बात करें, शिप पानी में क्यों नहीं डूब जाता है? क्योंकि आप उसको खुद स्टेबल करते हो। स्टेबल कैसे करते हो? क्योंकि जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ शिप पर एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ शिप के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी शिप नीचे ना जाए, तो आपको शिप को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि नीचे से लगने वाला जो वाटर फोर्स है वो ज्यादा हो एज कंपैरिजन टू द ग्रेविटी फोर्स। क्योंकि अगर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या होगा, शिप नीचे चली जाएगी। तो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है बुओयंसी एंड फ्लोटेशन। पूरा एक चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो टोटली बेस्ड है शिप्स के ऊपर, सबमरीन के ऊपर, क्योंकि सबमरीन को भी आपने देखा है पानी के अंदर चली जाती है। और अगर आप देखोगे
तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, रिसर्च करने के लिए सबमरीन को पानी के नीचे लेके जाते हैं। अब सबमरीन को पानी के नीचे लेके भी जाना है, उसको कहीं जगह जगह पर होल्ड भी कराना है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि शिप आप सबमरीन जो है वो पानी के अंदर चलती ही रहे। आप चाहते हो वो रुक भी जाए, तो वहां पर क्या आता है, आपकी शिप, आपकी सबमरीन चली और रुक गई एक जगह पर, तो क्या है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। आप शिप में क्या चाहते हो, आप स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहते हो। शिप में आप न्यूट्रल नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि शिप अगर इधर पलटे तो शिप ऑटोमेटिक अपने आप को बैलेंस करके वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। तो शिप्स के केस में जनरली हमें स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। सबमरीन के केस में हमें किसकी जरूरत होती है कि सबमरीन थोड़ा आगे बढ़े और फिर एक सर्टेन पॉइंट पर जाके रुक जाए, ताकि जब वो रुकेगी, जैसे कि हम सपोज कर लो टाइटैनिक को देखने गए, टाइटैनिक का जो मलबा है पानी के अंदर, हम उसे देखने गए, हम उस पर रिसर्च करने गए, तो आप क्या चाहोगे कि एक पर्टिकुलर जगह पर अगर आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखा जहां पर आपको स्टडी करनी चाहिए, तो आपको सबमरीन को वहां पर रोकना है ना। तो रोकना है, अब सबमरीन तो पूरी पानी में है, आपको रोकना है, तो आपको कौन सा इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा, न्यूट्रल, कि आगे जाके सबमरीन अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रुक जाए। ठीक है। तो यहां पर एक एप्लीकेशन आपको समझ आता है कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। अब जैसे कि मैंने एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के बारे में बात करी, आपने देखा होगा रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, तो क्या करा जाता है, थ्रस्ट फोर्स डेवलप करा जाता है। फ्यूल जब बर्न होता है तो नीचे की तरफ क्या होता है, एक ऑपोजिट फोर्स लगता है, तभी अगेंस्ट ग्रेविटी आपका जो रॉकेट है वो कैसे चला जाता है, स्पेस में बेसिकली कैसे चला जाता है, बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट फोर्स। हम अगेंस्ट ग्रेविटी किसी भी रॉकेट को कहां भेजते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं। ठीक है। तो वहां पर भी फ्लूइड आपका आ जाता है। कार्स में अगर आप देखोगे तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, बेसिकली यही लाइंस फ्लूइड को दर्शा रही है। ये जो लाइंस आप देख रहे हो यही किसको दर्शा रही हैं, फ्लूइड को दर्शा रही हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जब आपकी कार चलती है तो फ्लूइड लगातार इसके ऊपर से क्या होता है, पास हो रहा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है फ्लूइड की स्टडी करनी पड़ेगी। पावर प्लांट्स में देख लो, ह्यूमन बॉडीज में ब्लड देख लो, इसी के साथ साथ विंड टर्बाइंस आजकल देखोगे तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करा जाता है, विंड टर्बाइंस के ऊपर। जगह जगह पर हाईवेज पर जब आप जाओगे तो विंड टर्बाइंस लगा दी जाती है जहां पर भी स्पेस होता है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सराउंडिंग में एयर है उसकी मदद से, जो विंड ऑलरेडी अवेलेबल है उस विंड की मदद से हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। तो टर्बाइंस के केस में भी इस तरीके से, किस तरीके से ब्लेड्स की डिजाइनिंग करी जाए कि हम यहाँ से पावर डेवलप कर लें। फिर प्लम्बिंग हो गई, पाइप्स हो गए, ये सारी चीजें तो आम घरों में हम लोग यूज ही करते हैं। आप भी कई बार प्लम्बर को बुलाते हो, भाई एक पाइपलाइन बिछा दो फटाफट, और वो पाइपलाइन जो है ऑयल की भी हो सकती है। जैसे आजकल अगर आप देखोगे तो जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं वो ऑयल की पाइपलाइंस पर काम करती हैं। ठीक है ना। जमीन के अंदर ऑयल की पाइपलाइंस बिछा दी जाती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में मदद हो पाए। ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये हमको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़नी है और पूरा कंप्लीट आइडिया लेना है 360 डिग्री कि किस तरीके से चीजें हमारी काम कर रही हैं। एप्लीकेशन पार्ट समझ आया। ठीक है। हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स अभी हमारा चलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक दूसरा सब्जेक्ट इसी के जस्ट बाद शुरू होगा जिसका नाम है हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है। कई बार आप देखोगे तो एजे में जनरली एक शब्द लिख देते हैं हाइड्रोलिक्स, उसी में ही फ्लूइड डाल देते हैं, उसी में हाइड्रोलिक मशीन डाल देते हैं। मगर इसके बेसिकली आपको यहाँ पर दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें हम टर्बाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टर्बाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और पंप्स के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो क्या करती हैं, या तो वाटर की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाटर एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि पंप हो गया, तो पंप को आप एनर्जी देते हो, क्यों देते हो, ताकि पंप को जो ग्राउंड लेवल है उससे आप एक सर्टेन हाइट पर पहुंचा पाओ। आपकी बिल्डिंग, आप सपोज कर लो चौथे माले पर रहते हो, तो चौथे माले पर आप क्या करोगे, सोचो, चौथे माले पे ऐसा तो नहीं होगा कि आप बाल्टी से पानी लेके जा रहे हो, पता चला आपको, आपके पापा को नहाना है, 2 बाल्टी पानी फर्स्ट फ्लोर से जो है चौथे माले पर बच्चा लेके जा रहा है, ऐसा तो नहीं करते ना। पंप लगा दिया, पंप को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, पंप को क्या करते हो, प्लग करते हो,
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है पंप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसने पंप की वाटर पावर को बढ़ा दिया, चौथे माले पर पानी पहुंच गया आपका। तो ये सब क्या है, ये सब फ्लूइड का ही बेसिकली पार्ट है, मगर इसको हम किस में रखते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स में। ये दोनों क्या है, मशीन्स हैं। टरबाइन इज अ मशीन, पंप इज अ मशीन। अब टरबाइन कहाँ लगा रहे हो, पता चला आपने देखा कि भाई कहीं पर रिजर्वायर है पानी का, तो अब आप उस रिजर्वायर को इस्तेमाल करोगे। कैसे इस्तेमाल करोगे, वहां पर एक मोटा सा पाइप लिया, बिछा दिया, उस मोटे के पाइप से क्या हुआ, फ्लूइड आपका आया, आगे आपने नोजल लगा दी, नोजल लगा के आपने पानी का जेट बना लिया। आगे क्या करा आपने, इस तरीके से एक इस तरीके से रनर लिया, इसके ऊपर ब्लेड लगाया, अब फ्लूइड जो आ रहा है वो जाके इस ब्लेड से टकरा रहा है। अब ब्लेड से टकराएगा तो रनर घूम जाएगा। अब जैसे ही रनर घूमेगा तो कौन सी एनर्जी मिल जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। अब यही रनर जो घूमा है, इसकी जो शाफ्ट है जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया, जनरेटर की शाफ्ट घूम गई। अब जैसे ही जनरेटर की शाफ्ट घूमी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, तो हमने सिटीज में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें रहेंगी जो हाइड्रोलिक मशीन में बात करेंगे, बट उससे पहले आपको फ्लूइड को समझना पड़ेगा। मशीन तो बाद में बनेगी, पहले तो आप फ्लूइड को समझो। फ्लूइड को समझने का भी एक प्रॉपर चैनल है, एक प्रॉपर वे है। क्या है प्रॉपर वे, उसको समझो। सबसे पहले तो हमें यह समझ आना चाहिए कि फ्लूइड है क्या, व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड किसे बोलते हैं, क्या होता है फ्लूइड। सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है। फिर आपको यह समझना है कि फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे कि फ्लूइड बेसिकली फ्लूइड के एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है, डेंसिटी किसे बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, विस्कोसिटी किसे बोलते हैं, ये कैपिलरी इफेक्ट हमें कैसे मिल जाता है, सरफेस टेंशन क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, कैविटेशन क्या है। जब आप ये प्रॉपर्टीज को समझ जाओगे तो हमारा जो है ये वाला पोर्शन का काम खत्म हो जाएगा। फिर हम किस में शिफ्ट हो जाएंगे, हम स्टैटिक में शिफ्ट हो जाएंगे। अब स्टैटिक में हम किसकी बात करते हैं कि अगर फ्लूइड रुका हुआ है, जैसे मान लो किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा है, ठीक है ना, यहां पर मान लो कहीं पर फ्लूइड भरा हुआ है। अब आप एक प्लेट लेके आए, इस प्लेट को आपने इसके सामने रख दिया। अब इस प्लेट को इसके सामने रखोगे तो ये जो फ्लूइड है, ये जो मान लो यहाँ पानी भरा हुआ है, H2O है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक धक्का मारेगा, एक फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो वाटर फोर्स कितना आएगा, मतलब प्रेशर फोर्स कितना लगेगा। फिर आप देखोगे कि प्रेशर निकालते कैसे हैं, डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है। अगर हम आसमान में जा रहे हैं प्लेन पर बैठ के तो प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है, और अगर बढ़ घट रहा है तो किस वे में बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, पैराबोलिकली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी तो हमारा एक और तीसरा पार्ट बेसिकली फ्लूइड का शुरू होगा, दैट इज योर फ्लूइड काइनेमैटिक्स। ठीक है, फ्लूइड काइनेमैटिक्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर फ्लूइड हमारा मूव कर चुका होता है। मतलब क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हम टोटल 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं, बेसिकली 3 नहीं कह सकते, 4 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम प्रॉपर्टीज पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं, प्रॉपर्टीज पर। अभी कुछ लिखना नहीं है, लिखने वाला काम शुरू करेंगे, 5-10 मिनट रुक जाइए। ठीक है, प्रॉपर्टीज का काम करके फिर हम रुके हुए फ्लूइड की स्टडी करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक की स्टडी करेंगे। जब हमें स्टैटिक फ्लूइड अच्छे से समझ आ जाएगा तब फ्लूइड फ्लो होना शुरू होगा। अब जब फ्लूइड फ्लो होगा तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। आ रही बात समझ में, फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो आ जाएंगे। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो हो गए कि फ्लूइड ऑर्गेनाइज्ड बढ़ रहा है आगे या मिक्स हो के आगे बढ़ रहा है, इस तरह की बातें हम करेंगे। जब फ्लूइड मूव कर रहा है तो अगर हम फ्लूइड एक एलिमेंट ले लें, एक फ्लूइड पार्टिकल ले लें, तो वो अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट होके आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, फ्लूइड में रोटेशन है कि नहीं है, डिफॉर्मेशन है कि नहीं है, इस तरीके के शब्द आपके फ्लूइड काइनेमैटिक्स में आ जाएंगे। तो तीसरा जो चीजें होती हैं वो क्या हो जाएंगी, फ्लूइड काइनेमैटिक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा मोस्ट ट्रिकी पार्ट डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स तक तो सब चीजें ठीक रहती हैं, आसान आसान चीजें चल रही होती हैं, मगर जो चौथा पार्ट होता है दैट इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मगर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर डिफिकल्टी भी फेस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एडवांस वर्जन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स आपका चल रहा होता है, जिसमें हम एनर्जी को पिक्चर में लेके आते हैं। एनर्जी इक्वेशन हो गई, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन हो गई, रेनॉल्ड्स इक्वेशन हो गई, फ्लो के
पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, स्ट्रीम लाइन क्या है, स्ट्रीक लाइन क्या है, पाथ लाइन क्या है, इन सारी चीजों का डिस्कशन चल रहा होता है। ड्रैग्स की बात करते हैं, प्रेशर फोर्सेस की बात करते हैं, किस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है इंटरनल फ्लो के केस में, एक्सटर्नल फ्लो के केस में, किसी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो पाइप में कितना स्ट्रेसेस डेवलप होगा इसकी बात करेंगे, पाइप में किस जगह पर मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी इसकी बात करेंगे, कितना प्रेशर डिफरेंस पाइप में आपने क्रिएट करा इसकी बात करेंगे, कहां पर जीरो वेलोसिटी है, कहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक लंबा डिस्कशन आपका यहां पर चलता है, ठीक है। तो यहां से चीजें आसान होंगी, मगर आसानी के साथ फिर हम डिफिकल्ट फेज में बढ़ के उसको भी आसान करने वाले, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब डिस्कशन का पार्ट खत्म हो गया है और हम अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में सबसे पहले समझते हैं कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ क्या है? एनीथिंग जिसके पास अपना खुद का मास है और जो कोई ना कोई वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे। मैम मतलब क्या है? जैसे कि ये पेन, अगर आप इस पेन को देखोगे, ठीक है, अगर आप इस पेन को देखोगे, क्या इस पेन का अपना भार है, मास है इसके पास कि नहीं है? आप बोलोगे कि हाँ मैम। अगर आप इसको किसी भी तराजू के ऊपर रख दो, किसी भी वेइंग मशीन के ऊपर रख दो, तो क्या वो वेइंग मशीन कुछ ना कुछ इसका भार बताएगी? बिल्कुल बताएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो जीरो पर ही सेट रहेगी। अरे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम कुछ तो बताएगी। इसका मतलब है कि पेन के पास अपना खुद का मास है। और इसी के साथ साथ आप सपोज कर लो कि आप जो हो इस पेन को जो है इस बॉटल के अंदर डालना चाहते हो। अगर आप इस पेन को इस बॉटल के अंदर डाल दोगे तो क्या बॉटल के अंदर जो वॉल्यूम है ये उसको ऑक्यूपाई करेगा? अगर आपने पेन इसके अंदर डाल दिया तो पेन भर की जगह इस बॉटल के अंदर कम हो जाएगी ना, इसका मतलब है ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पदार्थ क्या होते हैं? वो सारी की सारी चीजें जिसके पास अपना खुद का मास होता है और जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम पदार्थ बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम यहां पर लिख लेते हैं, एनीथिंग दैट हैज मास, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे पदार्थ लिख लें, इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब बात ये आती है कि भाई मैम ये पेन मैटर हो गया, क्या हमारी बॉडी मैटर है? बिल्कुल है। क्या पानी मैटर है? बिल्कुल है। क्या एयर मैटर है? बिल्कुल है। तो दुनिया की वो हर चीज जो दुनिया में आपको चीजें दिख रही हैं, आपके इमेजिनेशन से बाहर है, मतलब कोई भी चीज ले लो, चाहे घड़ी ले लो, चाहे मैं खुद हो गई, चाहे आप खुद हो गए, आप जिस पेन से लिख रहे हो, जिस स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हो, जहां पर आप बैठे हुए हो, वो सारी की सारी चीजें किससे बनी है? पदार्थ से मिलकर बनी है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक क्लासिफिकेशन मैटर का देखोगे तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, मैटर को 2 भागों में डिवाइड करा गया है, ठीक है। पदार्थ को 2 भागों में यहां पर डिवाइड करा गया है। इसमें से सबसे पहला आपका कहलाता है सॉलिड और दूसरा आपका क्या कहलाता है? फ्लूइड। आई बात समझ में? 2 भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका क्या कहलाता है? सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या कहलाता है? फ्लूइड। तभी तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आपको यहीं से समझ आएगा कि फ्लूइड बेसिकली क्या है, ठीक है ना। तो फ्लूइड का भी यहां पर लिख लेते हैं, तरल, तरल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? तरल हो गया। तो यहां पर हो गया आपका फ्लूइड। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंस क्या है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सॉलिड में भी हमने क्या करा है? 2 तरीके के सॉलिड पढ़ के रखे हैं। एक वो सॉलिड होता है जो डिफॉर्मेबल हो, ठीक है। हाँ, हिंदी में भी लिख रहे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा शब्द ही मिलेगा हिंदी में, पूरी हिंदी में पढ़ाऊंगी तो बाकी सारे बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिखिए, मैं आपको शब्दों का डिक्शनरी काइंड में काम कर दूंगी, उससे ज्यादा कर भी नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के आपने सॉलिड देखे होंगे। एक सॉलिड होता है डिफॉर्मेबल सॉलिड, जो डिफॉर्म हो जाए, जैसे कि इसकी बात करें, क्या ये डिफॉर्मेबल है? अब इस बात करते हैं, एयर की भी बात करते हैं, क्या ये डिफॉर्मेबल सॉलिड है? सोच के बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या ये डिफॉर्मेबल है? डिफॉर्मेबल मतलब अगर हम इस पर बल लगाएं
तो इसका डायमेंशन चेंज हो जाना चाहिए, इसकी लेंथ हो गई, इसका डायमीटर हो गया, ये चेंज हो जाना चाहिए। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये डिफॉर्मेबल है। नॉन डिफॉर्मेबल मतलब रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, हम इसमें दुनिया जहान का बल लगा दें मगर इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, इसका डायमीटर चेंज नहीं होगा। तो अगर आप साइंस को देखोगे ना, साइंस ऐसे ही नहीं बन गई है, एक पूरा प्रोसीजर रहा है। सबसे पहले सॉलिड की बात करी, सॉलिड की बात करी तो पता चला ब्रिटल नहीं, ब्रिटल इज डिफरेंट थिंग, ब्रिटल इसमें नहीं आएगा। रिजिड बॉडी अलग हो गई, ब्रिटल बॉडी अलग हो गई। कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल है, कास्ट आयरन है, लोहे की सरियां बनाते हो, ठीक है, वो सब क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। नहीं, सरिया तो आपका डक्टाइल मटेरियल होता है, बट ब्रिटल इज डिफरेंट। जो बोर्ड में लिखने वाली चौक होती है वो ब्रिटल है, मगर रिजिड नहीं है ना, रिजिड की बात अलग होती है। रिजिड का मतलब है कि हम उस पर इनफाइनाइट लोड भी लगा दें, उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी। तो सॉलिड में एक सॉलिड निकल के आया डिफॉर्मेबल, दूसरा सॉलिड आपका निकल के आया रिजिड। तो यहां से साइंस की दो ब्रांचेस निकली। कोई पहचान पाया वो दो ब्रांचेस कौन सी है जिसके साथ आप इवॉल्व हो? पहली ब्रांच आपकी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम। अगर आप सॉम को देखोगे तो वो एक पूरा सब्जेक्ट है, एक पूरी ब्रांच निकल के आई है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी की। तभी आपने देखा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैम जब भी हमको पढ़ाया जाता है तो हमको बेंडिंग पढ़ाने लगते हैं, हमको ट्विस्टिंग पढ़ाने लगते हैं, बात करते हैं कि भाई कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट डेवलप हुआ जब हमने इस शाफ्ट को ट्विस्ट करा। हमसे बात करते हैं कि कितनी बेंडिंग हो गई, कितना स्लोप, कितना डिफ्लेक्शन आ गया। मैम हमसे ये भी बात कर रहे थे कि अगर किसी बॉडी पर एक लोड लगा दें तो कितना इलोंगेशन हुआ, कितनी उसकी लेंथ बढ़ गई। हमसे स्ट्रेन की बातें करी जा रही थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें क्यों चल रही हैं? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसी साइंस है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेबल बॉडीज की बात करते हैं। तभी वहां इलोंगेशन भी आ जाता है, बेंडिंग भी आ जाती है, ट्विस्टिंग भी आ जाती है, शेयर भी आ जाता है, स्लोप भी आ जाता है, डिफ्लेक्शन भी आ जाता है, और एनर्जी की भी बात कर लेते हैं कि किसी भी बॉडी की कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है, जहां पर हम स्ट्रेन एनर्जी वगैरह की बातें करने लगते हैं। ठीक है, दूसरी सॉलिड बॉडी हमारी क्या निकल के आई, डिफॉर्मेबल की जगह रिजिड। तो एक और साइंस की ब्रांच निकल के आई जिसको हमने बोला इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कभी भी आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ना, सारे चैप्टर पढ़ लेना। हम फ्रिक्शन की बात करेंगे, हम फोर्सेस की बात करेंगे, हम एनर्जी ट्रांसफर की भी बात करेंगे, इंपैक्ट की भी बात करेंगे, मगर कभी भी हम डिफॉर्मेशन की बातें नहीं करते। पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या कभी आपने ये निकाला कि लेंथ कितनी चेंज हो गई, स्ट्रेन कितना आया? कभी आपने निकाला? नहीं, क्योंकि हम मैकेनिक्स में जितनी भी बॉडीज की बात करते हैं वो सारी बॉडीज आपकी रिजिड बॉडी होती है। तभी आपने देखा होगा कि वहां पर हम बात करते हैं कि कोई बॉडी रखी है, आपने एफ फोर्स लगाया, बताओ कितना वर्क हुआ? ठीक है, बताओ कितना वर्क हुआ? तो आप बोलते हो फोर्स, और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो वर्क के बराबर हो गया। कभी नहीं बात करी आपने कि फोर्स लगाया कितना इलोंगेशन हो गया, क्या बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन आया, क्या डायमेंशन चेंज हुई उसकी, ना। क्योंकि मैकेनिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, रिजिड बॉडीज की बात करते हैं। तो यहां से दो साइंस की ब्रांचेस निकली, एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो डिफॉर्मेबल बॉडी के साथ डील की, दूसरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो रिजिड बॉडी के साथ डील की, और दूसरी ब्रांच निकली फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ने किसके साथ डील करा? फ्लूइड मैकेनिक्स ने लिक्विड और गैसेस के साथ डील करा। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो ये फ्लूइड शब्द है ना, ये जो फ्लूइड शब्द है इसको ध्यान रखना, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स के दो एग्जाम्पल्स हैं जो हम थ्रू आउट द जर्नी पढ़ने वाले हैं, जिसमें से है द्रव, ठीक है, और दूसरा क्या है, गैसेस। गैसेस को गैसेस ही बोलते हैं शायद, ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है द्रव मतलब सॉलिड्स, लिक्विड्स, और दूसरा आपका क्या कहलाता है, गैसेस, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं, लिक्विड्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, और दूसरे आपके हो गए गैसेस। तो अब आपको यहाँ पर पूरा साइंस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैकेनिक्स की तीन ब्रांचेस निकल के आई। चार नहीं है, ये तीन ही है, मेरा यही तीन है, ठीक है। तो तीन ब्रांचेस निकल के आई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये हम शुरू करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में मैम क्या कोई डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला डिफरेंस अगर मैं बात करूं
ठीक है। तो सॉलिड्स को अगर आप देखोगे तो सॉलिड्स के पास अपना खुद का प्रॉपर शेप होता है। ठीक है, सॉलिड्स के पास क्या है, अपना खुद का प्रॉपर शेप है। अगर मैं ये पेन की बात करूं, क्या आप मुझे बता सकते हो पेन का शेप क्या है? आप बोलोगे सिलेंड्रिकल है मैम। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर मोबाइल का क्या शेप है, तो आप बोलोगे कि मैम ये रेक्टेंगुलर बॉडी लग रही है, रेक्टेंगुलर शेप लग रहा है इसका। ठीक है ना, इस तरीके से आप बोलने वाले हो। अगर मैं इस बॉटल को दिखाऊं, ठीक है, तो बॉटल की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि मैम ये भी सिलेंड्रिकल बॉडी है। अभी मगर मैं लिक्विड की बात करूं, इसके अंदर जो पानी है, बता सकता है कोई पानी का शेप क्या है? जल्दी से मुझे बताइए पानी का शेप क्या है, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस वाटर? इस वाटर का क्या शेप होने वाला है? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ, आंसर करो। इस बॉटल के अंदर जो पानी है, मैं बात कर रही हूं द्रव की। यहां पर बात किसकी चल रही है? यहां पर बात चल रही है आपकी लिक्विड की। तो इसका शेप क्या है? नो, अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे तो दिख रहा है। बॉटल का शेप नहीं है क्या इसका? शेप ऑफ द कंटेनर बॉटल का शेप है। बट अभी मैं पी जाऊं तो अब बताओ, अब पानी का क्या शेप है? अब भी बोलोगे बॉटल के शेप का है। आप क्या बोलोगे, मैंने बॉटल खा ली है? नहीं, बॉटल का शेप वही का वही रहा, सॉलिड का शेप वही का रहा, मगर इसके अंदर जो पानी था पहले ये किसकी शेप का था? बॉटल की शेप का था। अब किसकी शेप का हो गया है? अब मेरे अंदर जो इंटेस्टाइन का शेप होगा, जो स्टमक का शेप होगा, उसका शेप ले लेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि द्रव का तो कोई शेप ही नहीं है, द्रव का तो कोई शेप ही नहीं है। इसी के साथ साथ गैसेस का भी कोई शेप नहीं होगा। ठीक है ना, अभी जैसे कि सराउंडिंग में आप एयर देख रहे हो, एयर का कुछ शेप है। अब मैं इसको कंज्यूम कर लूं, अब किसका शेप बन गया? मेरे लंग्स का शेप बन गया। मेरे लंग्स के अंदर एयर चली गई, मैंने भर ली लंग के अंदर एयर। ठीक है ना, अब जैसे ही लंग्स के अंदर एयर भरी तो एयर ने क्या करा? लंग्स का शेप ले लिया। अब मैंने बाहर छोड़ दी तो कहां चली गई? सराउंडिंग में। तो अब ये क्या होगा? सराउंडिंग का शेप ले लेगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई सॉलिड के पास क्या है? सॉलिड के पास क्या है? अपना शेप है। सॉलिड के पास क्या है? अपना शेप है। सॉलिड हैज देयर ओन शेप। सॉलिड हैज देयर ओन शेप। सॉलिड के पास क्या है? अपना शेप होगा। मगर अगर आप यहां पर फ्लूइड्स को देखोगे, फ्लूइड डज नॉट हैव देयर ओन शेप। ठीक है, हम यहां पर कह सकते हैं फ्लूइड गेन द शेप ऑफ द कंटेनर। फ्लूइड किसका शेप गेन करेंगे? फ्लूइड गेन द शेप ऑफ कंटेनर। फ्लूइड कंटेनर का शेप गेन करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज समझने की कोशिश करिए। आप सभी लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक बहुत ही बढ़िया सा ग्राफ पढ़ा होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। सभी लोगों ने पढ़ा है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि यहां पर भाई हमारे पास क्या है? स्ट्रेसेस हैं, यहां पर स्ट्रेन है। और इस तरीके से माइल्ड स्टील का अगर मैं बात करूं, एक डक्टाइल मटेरियल की बात करूं, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। और यहां पर एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। आप मुझे बता सकते हो इस इलास्टिक पॉइंट से हमको क्या पता चल रहा होता है? सोचो जरा, इस इलास्टिक पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा होता है? आप बोलोगे कि मैम इलास्टिक पॉइंट वो पॉइंट है, इलास्टिक पॉइंट वो पॉइंट है, ऐसे ही सोचते हो ना, जिस पॉइंट तक अगर हमने लोडिंग करी और फिर उसके बाद लोड हटा लिया तो जो मटेरियल होगा, जो भी बॉडी होगी, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगी, है कि नहीं? जब बताइए भाई, यही तो होगा, मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस से रीगेन कर लेगी। आ रही बात समझ में? इलास्टिक पॉइंट के बाद अलग कंडीशन हो जाती है, प्लास्टिक कंडीशन हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि यहां पर इस पॉइंट से हमें समझ आता है ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसके लिए था? सॉलिड के लिए था। तो हमें एक पॉइंट ये समझ आता है, सॉलिड पर अगर हमने लोडिंग करी तो सॉलिड अपनी ओरिजिनल अवस्था को वापस से रीगेन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी भी सॉलिड पर लोड लगाओगे, जैसे मैंने इस पर लोड लगाया, इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, मैं लोड हटा दूंगी तो ये अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस चला जाएगा। सॉलिड विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। लोड हटाने के बाद सॉलिड अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस से जाने की कोशिश करेगा। लिक्विड्स नहीं करते। क्या मैंने जब पानी को पिया था
तो उसने रेजिस्ट करा था कि वो बॉटल की शेप का वापस से बन जाए? बताओ, सोचो इस बारे में। क्या पानी ने रेजिस्ट करा था? नहीं करा था। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स विल नॉट ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर आपने फ्लूइड को बॉटल से निकाल के पेट में डाल दिया आपने, तो वो पेट की शेप का हो गया। अब वो वापस से कोशिश नहीं करेगा कि वो बॉटल की शेप का बन जाए। अगर आप यहां पर मान लो एक कोई बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास यहां पर एक बॉडी है। देखना जरा, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। आपने क्या करा, एक फोर्स लगा दिया इस तरीके से, यहां पर एक एफ फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पर एफ फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, और बॉडी का जो शेप है थोड़ी ही देर के बाद आप देखोगे कि बॉडी कुछ इस शेप की हो चुकी है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड विल ट्राई to regain its original position after removal of the load, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। अगर आप लोड हटा दोगे तो सॉलिड अपनी ओरिजिनल अवस्था में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं सॉलिड की मेमोरी अच्छी है, उसे याद रहता है। यहां पर ध्यान रखो, फ्लूइड के केस में अगर आप देखोगे, फ्लूइड विल नॉट इवन ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं ओरिजिनल, यहां पे लिख लो ओरिजिनल पोजीशन। ये कभी भी कोशिश नहीं करते अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की। इसी कारण से हमेशा ध्यान रखो, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनका एक नाम है, उनको हम बोलते हैं जीरो मेमोरी सब्सटेंस। फ्लूइड्स को क्या बोलेंगे, जीरो मेमोरी। रबर क्या है, रबर तो बेटा एक सॉलिड है ना, रबर तो सॉलिड की बात कर रहे हो आप, हम यहाँ फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड्स आर जीरो मेमोरी सब्सटेंस। भैया यहां पर इनकी जीरो मेमोरी है, जीरो मेमोरी सब्सटेंस, ठीक है। क्यों इनको जीरो मेमोरी सब्सटेंस बोला, क्योंकि ये कोशिश भी नहीं करते ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की। और एक और कारण है, देखो सुनो, सबसे पहले अगर आपको किसी भी सॉलिड को डिफॉर्म करना है, सपोज कर लो ये पेन है, सॉलिड है, मुझे इसे डिफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं एकदम थोड़ा सा लोड लगा के इसको डिफॉर्म कर सकती हूँ? सोचो इसके बारे में। कोई बच्चा कह दे कि मैम ऐसा करो 0.001 न्यूटन लोड लगा दो, डिफॉर्म हो जाएगा, क्या आप ऐसा बोल सकते हो? या कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है कि एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोडिंग अगर हम कर दें तो क्या ये डिफॉर्म हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब है सॉलिड्स को अगर आपको डिफॉर्म करना है तो एक इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं चाहती हूं कि मैं इस बोतल को डिफॉर्म कर दूं तो मैं थोड़ा लोड लगा रही हूं, देखो कुछ नहीं हो रहा, मगर अगर मैं ज्यादा लोड लगा दूंगी तो ये बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि सॉलिड्स में देखोगे तो यहां पर आपको फाइनाइट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा और आपको इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग करनी ही पड़ेगी अगर आप सॉलिड्स को डिफॉर्म करना चाहते हो। इसी के साथ साथ अगर आप फ्लूइड्स को देखोगे तो फ्लूइड्स क्या करते हैं, इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन पहली बात तो दे सकते हैं अगर आप उस पर कंटिन्यूअस लोडिंग करते रहो। दूसरी चीज, अगर आप नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड भी लगाते हो तब भी फ्लूइड आपका डिफॉर्म हो जाता है। जैसे कि सपोज कर लो कि आप किसी दिन बड़े उदास थे, आपके बाबू ने आपको धोखा दे दिया, आप किसी नदी के किनारे बैठे हुए थे, ठीक है ना, आप यहाँ पर किसी नदी के किनारे बैठ के अपने दुख को महसूस कर रहे थे। यहाँ से एक इस तरीके से रिवर थी या मान लो कोई तालाब था, इस तरीके से यहाँ पर था, तो यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से पत्थर पड़े हुए थे, तो आप अपनी किस्मत को कोस रहे थे और ये पत्थर जो है इसके अंदर फेंक रहे थे। तो आप एक चीज सोचने की कोशिश करो, एक बहुत छोटा पत्थर भी इसके अंदर फेंकोगे तब भी यहाँ पर तालाब में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पानी जो है वो इस तरीके से क्या होगा, छिछला हो जाएगा जहां पर पत्थर जाके गिरेगा। और अगर कोई बड़ा पत्थर भी फेंकोगे तब भी इस तरीके से पानी के अंदर क्या है, इस तरीके से सर्कल्स बनने वाले हैं। तो इससे एक चीज समझ आती है कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोडिंग पर भी फ्लूइड डिफॉर्मेशन दे देता है।
ठीक है। नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ लोडिंग पर भी फ्लूइड क्या करता है, डिफॉर्मेशन दे देता है। सॉलिड नहीं देता, सॉलिड कहता है मैं भैया ऐसा नहीं हूं, एकदम सख्त है, सॉलिड है, एकदम सख्त बंदा है, कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं पिघल जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि फ्लूइड्स अगर आप देखोगे तो डिफॉर्म कर जाएंगे बहुत ही जल्दी, सॉलिड्स अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी डिफॉर्म नहीं करेंगे। सॉलिड आर दी सब्सटेंस जिनके ऊपर आपको इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग करनी ही पड़ेगी, तभी जाके वो क्या होने वाले हैं, डिफॉर्म होने वाले, अदरवाइज उनको कोई भी डिफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, यस डेफिनेटली स्टूडेंट्स कैन रिलेट, तभी तो मैं ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, सॉलिड आर दी सब्सटेंस, एक पॉइंट लिख लेते हैं यहां पर, सॉलिड आर दी सब्सटेंस। ठीक है, सॉलिड कैसे सब्सटेंस है, सॉलिड आर दी सब्सटेंस विच गिव फाइनाइट डिफॉर्मेशन, क्या करते हैं, विच गिव फाइनाइट डिफॉर्मेशन, जो क्या करेंगे, फाइनाइट डिफॉर्मेशन देंगे अंडर द एक्शन ऑफ लोडिंग। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, फॉर द डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के डिफॉर्मेशन के लिए इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग अपन लोगों को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं, फ्लूइड्स कैन डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ negligible amount of load, under the action of negligible amount of load, under the action of negligible amount of loading, ऐसे कर लो। ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोडिंग में भी फ्लूइड क्या करेंगे, आपके डिफॉर्म कर जाएंगे। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर फ्लूइड्स को भी ऑब्जर्व कर लो थोड़ा सा, तो आपने देखा कि ये जो भाई तरल है, दो तरीके का हमने यहाँ पर डिस्कस करा, एक आपका हो गया लिक्विड और दूसरा आपका क्या हो गया, गैसेस हो गई। ठीक है ना, एक आपका क्या हो गया, लिक्विड्स हो गई, दूसरा आपका गैसेस हो गया। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो लिक्विड्स के पास अपना कम से कम साइज तो होता है ना, लिक्विड्स का अपना कम से कम साइज तो होता है, गैसेस के पास तो साइज भी नहीं होता है। ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखो जरा। ठीक है, अगर मैं इस कंटेनर में इतना लिक्विड भर दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई ये हमारा इतनी हाइट तक वाटर भरा हुआ है, वाटर मान लो चलो लिक्विड को, और यहाँ पर इतनी हाइट का ये कंटेनर है और यहाँ पर मान लो ये क्या है, डी डायामीटर ऑफ द कंटेनर है, तो क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि इसमें से लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है, बताइए जरा। कह रहे हैं अच्छा हुआ बेसिक इंग्लिश, हाँ मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, वही पढ़ाऊंगी। ठीक है, अरे यार थोड़ा लिख लो, छोटे छोटे टर्म्स तो मैं आपको बता ही रही हूँ ना, ठोस क्या है, तरल क्या है, इतना हिंदी मांगोगे तो फिर बाकी लोग कैसे पढ़ेंगे। सही लिखा है, सही लिखा है। जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पर लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे कि मैम लिक्विड का वॉल्यूम इसमें जो होगा ये होगा π/4 d² L, है कि नहीं, π/4 d² L, या πr² भी बोल सकते हो अगर रेडियस में लिख रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि लिक्विड के पास अपना खुद का वॉल्यूम है, मगर सेम कंटेनर को क्लोज करके अगर मैं यहां पर गैस को फिल कर देती तो गैस तो पूरा कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता ना, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता। तब ये क्या हो जाता है, h हाइट हो जाती कंटेनर की, और ये क्या हो जाता है, डायामीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गैस के वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे ना, तो आपको π/4 d² कैपिटल H वॉल्यूम देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब है गैस के पास अपना खुद का साइज भी नहीं होता है। लिक्विड्स के पास साइज है, ठोस के पास अपना खुद का साइज है, मगर गैसेस के पास शेप तो था ही नहीं, दोनों के पास शेप नहीं है, तो गैस के पास शेप नहीं था, मगर गैस के पास अपना साइज भी नहीं है। गैस हमेशा क्या करेगा, गैस हमेशा
कंटेनर के साइज को ही गेन करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर छोटी छोटी बातें हमने कर ली। अब हम आगे चलते हैं और सिंपल बात करते हैं कि लिक्विड्स कभी भी फ्लो होता है तो जरा उसके नेचर को समझने की कोशिश करो। अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो है, ये आपका मान लो एक ओपन कोई प्लेट है, और इस प्लेट के ऊपर क्या होने वाला है, कोई बेसिकली कह सकते हैं कि यहां पर फ्लूइड आपका फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो किस तरीके से फ्लो होता है जरा देखना फ्लूइड को। आप देख सकते हो यहां से फ्लूइड पार्टिकल क्या है, पास हो रहे हैं, और दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में अगर आप देखोगे, देखो ये दो फ्लूइड लेयर्स आपको देखने को मिल रही है। तो इन दोनों फ्लूइड लेयर्स के बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में क्या देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस। एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या करेगी, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पर भी तो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ना, फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन कैसे आता है, जैसे कि एक बॉडी है, एक सरफेस है, इसके ऊपर कोई दूसरी सरफेस रखी है। अब जब वो सरफेस मूव करेगी तो इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सिमिलरली फ्लूइड लेयर्स के बीच में भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब देखना जरा, दो लेयर के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा इसको थोड़ा आगे चलने देते हैं। ऊपर के फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी और नीचे के फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी जरा देखो, किसकी वेलोसिटी आपको ज्यादा दिख रही है। ठीक है, यहां पर आपको ऑब्जर्व करना है, नीचे जो फ्लूइड पार्टिकल है और जो ऊपर का फ्लूइड पार्टिकल है, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, और बताओ मुझे किसकी वेलोसिटी आपको ज्यादा दिख रही है, नीचे वाले फ्लूइड पार्टिकल की या ऊपर वाले, चेक करो, चेक करिए, चेक करिए। ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे। टॉप लेयर के बॉटम लेयर, देखो जरा, पूरा फ्लूइड आपके सामने फ्लो हो रहा है। मैं यहां पर फिर से ले आती हूं, अगर किसी ने ऑब्जर्व नहीं करा हो तो वापस से ऑब्जर्व करो, वापस से ऑब्जर्व करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब है आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि भाई मैम जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, ठीक है ना, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि फ्लूइड्स के पास, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि जब हमने यहां पर एक प्लेट बनाई और इस प्लेट के ऊपर फ्लूइड फ्लो कराया, ठीक है, तो मान लियो इधर से कोई फ्लूइड आ रहा है तो ये फ्लूइड के पार्टिकल्स बना दिए, ये फ्लूइड के क्या बना दिए, पार्टिकल्स बना दिए। ठीक है, जब ये फ्लूइड कहीं से चला था तो सेम वेलोसिटी थी, मतलब उस समय पर सारा फ्लूइड पार्टिकल क्या था, सेम वेलोसिटी पर था। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि भाई आप, एक फर्श था, आप एक बाल्टी में पानी लेके आए और पूरा पानी आपने ऐसे फेंक दिया फर्श के ऊपर। ठीक है, तो पानी क्या होगा, बहता हुआ आगे जाएगा। तो जब पानी बह रहा है तो उसके फ्लो को ऑब्जर्व करा गया। तो हमने क्या देखा कि जब ये फ्लूइड मान लो u इन्फिनिटी वेलोसिटी से चल रहा है, फर्स्ट फ्लूइड की लेयर जो इस प्लेट के कांटेक्ट में आती है वो प्लेट की वेलोसिटी गेन करती है। आगे बात समझ में, फर्स्ट फ्लूइड की लेयर जो इस प्लेट के कांटेक्ट में आएगी वो प्लेट की वेलोसिटी गेन करेगी। अगर मान लो ये प्लेट रुकी हुई है तो फर्स्ट फ्लूइड की लेयर किसी सेक्शन पर, देखो हम यहां पर देखते हैं कि मान लो यहां पर स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो पहला फ्लूइड पार्टिकल है ना, जो प्लेट के कांटेक्ट में आया है, वो प्लेट की वेलोसिटी गेन करेगा, रुक जाएगा, क्योंकि प्लेट क्या है, रुकी हुई है। अगर प्लेट चल रही होती तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, मान लो 4 मीटर प्रति सेकंड से प्लेट चल रही है, 4 मीटर प्रति सेकंड से प्लेट चल रही है, तो ये वाला जो फ्लूइड पार्टिकल जो प्लेट के कांटेक्ट में आया है, ये भी 4 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रहा होता। ठीक है, ये भी 4 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रहा होता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। फर्स्ट फ्लूइड की लेयर जो किसी भी प्लेट के कांटेक्ट में आएगी वो प्लेट की ही वेलोसिटी गेन करेगी। अब इसके बाद से क्या होता है ना, कहानी पूरी बदल जाती है, पूरी कहानी बदल जाती है। कैसे, जब ये फ्लूइड की पार्टिकल अगर आप देखोगे ये रुक गई, तो ये अपने वाले फ्लूइड पार्टिकल, अपने जस्ट ऊपर वाले फ्लूइड पार्टिकल से क्या बोलेगी कि भाई मैं तो रुक गया हूं, तुम भी रुक जाओ। ठीक है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमेशा ऐसे ही तो आता है। दो दोस्त साथ में पढ़ाई शुरू करें, एक ही कमरे में रहते हैं, स्टार्टिंग में साथ में चले थे, सेम रफ्तार से चले थे, एक दोस्त रुक गया, अब वो दूसरे दोस्त से क्या कहेगा, अरे यार पढ़ लेना बाद में, चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो क्या है, रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, जो रुक गया। तो ये जो पहला फ्लूइड पार्टिकल है ये अपने जस्ट ऊपर वाले फ्लूइड पार्टिकल पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। इसके ऊपर वाला जो फ्लूइड पार्टिकल था,
अगर आप देखोगे यही फ्लूइड की सबकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए क्योंकि सेम वेलोसिटी से चले थे, मगर हो नहीं पाती है। ये रुका तो इसने अपने ऊपर वाले फ्लूइड पार्टिकल से कहा कि भाई तू भी मत जा, यहीं पर रहे, तो ये स्लो डाउन हो गया। ये अपने ऊपर वाले फ्लूइड पार्टिकल से कहेगा कि भाई तू मत जा, आगे यहीं रहे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ये अपने जस्ट ऊपर वाले फ्लूइड पार्टिकल पर रेजिस्टेंस, ये अपने जस्ट ऊपर वाले फ्लूइड पार्टिकल पर रेजिस्टेंस। तो आपको इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा, वेलोसिटीज देखने को मिलेंगी, वो भी अलग अलग। इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, इसके जस्ट ऊपर वाले की वेलोसिटी कम हो गई, फिर इसके जस्ट ऊपर वाले की वेलोसिटी कम हो गई, मगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा देर तक थोड़ी ना चलेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब एक दोस्त बोलेगा भाई तुझे जाना है तो जा, मुझे क्या करना है, मुझे एग्जाम निकालना है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो धीमे 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 ये रेजिस्टेंस आपको कम होता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही ये सारे पॉइंट्स को आप इस तरीके से फ्री हैंड से मिला दोगे, जैसे ये सारे पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से मिला दोगे तो एक प्रोफाइल बन के आती है। इस प्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, इसी प्रोफाइल को बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। और यहां तक पहुंचते पहुंचते आप 99% 99% तक वही वेलोसिटी गेन कर लेते हो जिस वेलोसिटी से फ्लूइड चला था। ठीक है, यही सेम चीज मैंने आपको यहां पर दिखाई है। देखो जरा, यही सेम चीज मैंने आपको यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाई है, देखना जरा। ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल बनके आ जाएगी। देखो जरा, ये दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के कारण क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली, इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। ठीक है, देखो जरा, यहां पर फ्लूइड के लेयर्स को देखो, नीचे वाले फ्लूइड पार्टिकल इसको देखो कितना स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस प्लेट के कांटेक्ट में, मतलब इस प्लेट के आसपास जो फ्लूइड के पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी कम हो चुकी है। और यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, नो स्लिप कंडीशन। पहली फ्लूइड की लेयर जो इस प्लेट के कांटेक्ट में आई है वो क्या हो गई है, नो स्लिप कंडीशन बना ली है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है, वेलोसिटी प्रोफाइल बन के आती है। मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल आपको बता क्या रही है, बेसिकली ये आपको बता रही है कि वेलोसिटी का वेरिएशन वाई डायरेक्शन में कैसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है, दिस इज योर वाई डायरेक्शन। ये वाई डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का वेरिएशन आप यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, लाओ कॉन्टेक्ट नंबर दो, 1500 रुपए भेजें तुम्हें, और किसी को चाहिए पैसे? क्या पागल लोग हो तुम लोग हैं, कह रहे हैं 1500 रुपये मेरे वापस कर दिया। अरे हमें दिए थे क्या 1500, हमें दे देते तो मस्त काम आते मेरे। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, फिर से समझा देते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि जो फ्लूइड है जब ये प्लेट के ऊपर से मूव करेगा तो पहली फ्लूइड की लेयर जो प्लेट के कांटेक्ट में आएगी वो प्लेट की वेलोसिटी को गेन करेगी। अब हमारी प्लेट रुकी हुई थी तो पहली फ्लूइड की लेयर इस प्लेट के कांटेक्ट में आई और रुक गई। अब जब ये रुक गई तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। इसी कंडीशन को बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, नो स्लिप कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, आपका जा रहा है कमेंट। हाँ भाई, जिसको दिए उससे बोलो, हमको थोड़ी ना दिए हैं भाई, हमको दे देते तो बात ही अलग थी, है कि नहीं। वेलोसिटी प्रोफाइल का पाथ क्या होता है ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसका पाथ क्या होने वाला है। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, यही बस ऐसी ही क्लास चलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इससे ज़्यादा बेटा कुछ नहीं मिलने वाला भाई, ये ऐसी ही चलेगी। जितनी हिंदी हमें आती है उतनी तो हम आपको बता ही दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ है जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होगा अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कि आप उस पर कितना शेयर फोर्स लगा रहे हो, इवन नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स भी लगाओगे तब भी फ्लूइड आपका क्या होने वाला है, डिफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर कहीं पर फ्लूइड रुका हुआ है, मान लो ये हमारा क्या है, कंटेनर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या बैठा हुआ है, फ्लूइड पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। लेट्स कंसिडर कि इसके अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल हैं वो इस तरीके से बैठे हुए हैं। सारे पार्टिकल क्या हैं, रुके हुए हैं। सारे पार्टिकल क्या हैं, रुके हुए हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना,
एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर फ्लूइड को अगर डिफॉर्म कराना है तो कौन से फोर्स की जरूरत होगी? शेयर फोर्स की जरूरत होगी। दो फ्लूइड के बीच में जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कौन से फोर्सेस आ रहे हैं? शेयर फोर्स। क्यों शेयर फोर्स इनको बोला जा रहा है? क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे, ठीक है, तो अगर ये प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या फिर ऐसे समझ सकते हो आप बिल्कुल आसानी से कि आपको अगर फ्लूइड को फ्लो कराना है तो आप क्या टेक्निक अपनाओगे? आप अपनाओगे कि भाई एक प्लेट ये हो गई और इसके ऊपर एक प्लेट को हम क्या करते हैं? वी वेलोसिटी से मूव करा देते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर एक प्लेट को हम क्या करते हैं? वी वेलोसिटी से मूव करा देते हैं। जैसे ये प्लेट वी वेलोसिटी से मूव करेगी तो इससे जो कनेक्टेड फ्लूइड के पार्टिकल होंगे, जैसे कि हमने बताया आपको नो स्लिप कंडीशन गेन करते हैं, अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल क्या होंगे? वी वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही ये बेटा वी वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? यहां पर भी आपको एक प्रोफाइल देखने को मिलेगी। ध्यान से देखिए जरा, ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हो गए। प्लेट जब आपकी मूव करेगी तो प्लेट के साथ फ्लूइड भी मूव कर जाएगा। किस वेलोसिटी से? v। फिर वो इसके नीचे वाले को रेजिस्ट करेगा, इसके नीचे वाले को रेजिस्ट करेगा, इसके नीचे वाले को रेजिस्ट करेगा। तो आप ध्यान रखो यहां पर भी जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी वो इसी तरीके से बनने वाली है। देख लो, इसी तरीके से आपको यहां पर भी वेलोसिटी प्रोफाइल देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा यहां पर क्या वेलोसिटी मिल जाएगी? v वेलोसिटी मिल जाएगी। इसके बाद ये प्लेट रुकी हुई है तो ये प्लेट पर जीरो वेलोसिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एक चीज आप यहां पर ये भी ध्यान रखना कि ये जो फोर्स लगाया है ये ऊपर फ्लूइड होगा, उसके ऊपर आपने प्लेट रखी तो कौन सा फोर्स है? शेयर फोर्स है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्या बोले? ठीक है भाई, नीचे वाला कम होगा, ऊपर वाली जो प्लेट मूव करेगी वो v वेलोसिटी से ही मूव करेगी, क्योंकि जो फ्लूइड के ऊपर प्लेट रखी है वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ही फोर्स लग रहा है। हमेशा ध्यान रखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर यहां पर मान ले ये फ्लूइड है तो फ्लूइड के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा है, मतलब अलोंग द क्रॉस सेक्शन फोर्स लगा है। ये शेयर फोर्स जो है अलोंग द क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर हमेशा शेयर फोर्स ही आपको देखने को मिलेगा, कोई भी प्रेशर फोर्स वगैरह यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। अगर फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई भी शेयर फोर्सेस नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही आप शेयर फोर्सेस लगाओगे, ठीक है। कैसे पढ़ाएं भाई? अच्छा ये बताइए, हिंदी वाले कितने ऐसे हैं जिनको हिंदी में ही क्लासेस चाहिए? बताओ जल्दी से। हिंदी लिख दो जितने भी लोगों को डेफिनेशंस। चलो थोड़ा प्रॉब्लम समझ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद ही बात करेंगे, ठीक है। पहली क्लास है और आप लोग इस तरीके से अगर इंटरप्ट करोगे तो क्लास चल ही नहीं पाएगी, है कि नहीं है? तो बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन दोनों, इंग्लिश नहीं, मुझसे सिर्फ हिंदी की बात करो अभी, ये नहीं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो चल ही रहा है ना, आपको नहीं समझ आ रहा है? ये कॉम्बिनेशन है, ये मिक्स ही चल रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है? बोथ लैंग्वेज पोल कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। ये बात बच्चे ने बिल्कुल सही कही, ठीक है। ए ऑप्शन है कि हिंदी में पढ़ाऊं, ठीक है। बी ऑप्शन है इंग्लिश में पढ़ाऊं, और हमारा सी ऑप्शन है जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, जैसा चल रहा है। अच्छा अब एक चीज सुन लो, कंडीशन बता देती हूं। अगर कल से मैं हिंदी में क्लासेस लूंगी तो जितना भी कंटेंट लाऊंगी वो लिख के लाऊंगी, लिख के, ऑल कंटेंट। क्योंकि अगर मैं कंटेंट लिख के नहीं लाऊंगी तो हिंदी में पढ़ा ही नहीं सकती, बिकॉज मैं हिंदी की फैकल्टी ही नहीं हूं बेटा, ठीक है। सच बात यही है, मैं हिंदी की फैकल्टी हुई नहीं, मैं कभी हिंदी में नहीं पढ़ाती। फिर मैं सारी डेफिनेशन, सारे क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी सब पीपीटी में लिख के लेके आऊंगी और आपको सिर्फ ऐसे समझाऊंगी, ठीक है। ये कंडीशन है अगर आपको हिंदी में पढ़ना है। इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है, यहां पर बता देते हैं सारा कंटेंट फिर टाइप्ड आएगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो चूज कर लेना। उसके बाद फिर कल से मुझसे कोई ये नहीं कहेगा कि लिख के क्यों पढ़ा रहे हो, लिख के पढ़ाओ, मतलब लिख के क्यों लेके आ रहे हो, लिख के पढ़ाओ, लिख के पढ़ाओ, ठीक है। फिर ये कोई नहीं बोलेगा। पहली कंडीशन है मैं पूरा कंटेंट आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी, मतलब इंग्लिश भी लिखी होगी, हिंदी भी लिखी होगी, सब पूरा कंटेंट लिखा ही हुआ होगा।
बस मैं पीपीटी आके खोलूंगी, आपको समझाऊंगी, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन है कि जैसे अभी चल रहा है वैसे पढ़ाऊंगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो लिख के पढ़ाऊंगी, लिख के पढ़ाऊंगी। ठीक है, इंग्लिश में भी टाइप्ड कंटेंट होगा, मगर सारा कंटेंट जो होगा वो इंग्लिश में टाइप्ड होगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस हैं, और डी ऑप्शंस कुछ भी नहीं है। डी ऑप्शन क्या बना है, ABCD और 3 ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, इनको चूज कर लो, और इसके हिसाब से जो मेजॉरिटी बोलेगी उसके हिसाब से फिर अपन लोग चल लेंगे। ठीक है, इसमें सारा कंटेंट टाइप्ड आएगा, मैं कुछ लिखूंगी नहीं, इसमें सारा कंटेंट टाइप्ड है, इंग्लिश में है प्योर, ये इंग्लिश हिंदी टाइप्ड होगा, और ये होगा कि मैं पढ़ा जैसे रही हूँ हिंदी में बोल रही हूँ, अभी मैं कोई इंग्लिश की बात नहीं कर रही, प्योर हिंदी में ही बोल रही हूँ, सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में लिखवा दूंगी। ठीक है, बट सारा लिख के पढ़ेंगे। अब चूज कर लो, क्योंकि आज की क्लास तो वैसे भी तुम लोगों ने बर्बादी कर दी है। चूज कर लो बेटा। पोस्टर में कैसा बोला गया था हमें बताइए जरा। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो भाई सारा टाइप्ड कंटेंट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो देख सकते हैं 89% लोग बोल रहे हैं जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ठीक है, 89% लोग बोल रहे हैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। 6% लोगों को बोल रहे हैं कि सारा टाइप्ड कंटेंट चलने दीजिए। मैं इसकी फोटो भी ले लेती हूँ भाई सबूत के लिए। ठीक है, नहीं आज पहली क्लास है, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जानी चाहिए, वरना फिर डेली बेसिस पर यही चीजें होती रहेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई शुरू करें। इंजीनियर्स हिंदी में होता है पता नहीं, वही तो बात है ना, सबका सबका सब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ बोलेंगे लिख के मत पढ़ाओ, जब मैं हिंदी में लेके आऊंगी बोलेंगे लिख के क्यों ला रहे हो, पीपीटी बना के आप पढ़ाते हो, बिना पीपीटी के पढ़ाओ। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं, इसको लिखा रहने दो, ये चीज आपको यहां पर समझ आ गई होगी। अब मान लो कोई फ्लूइड पूरा रुका हुआ है, स्टैटिक का मतलब आपको समझ आ गया, तो यहां पर एक चीज सोचो, अगर मैं एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट इसके अंदर पुट कर दूं, मान लो ये हमारे पास एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट था, हमने ये फ्लूइड एलिमेंट इसके अंदर डाल दिया। ठीक है ना, फ्लूइड एलिमेंट इसके अंदर हमने पूरा डाल दिया इस तरीके से, तो आपको क्या लगता है इस पे कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, बताइए इसमें कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। आप बोलोगे कि मैम अगर फ्लूइड रुका हुआ है शेयर स्ट्रेसेस तो नहीं होंगी, शेयर स्ट्रेसेस क्या होती हैं, 0 होती हैं। ठीक है, लो भाई चलो भाई क्या करा जाए बताओ। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे ना तो जिस लेवल पर मैं पढ़ा सकती हूं मैं उस लेवल पर जा ही नहीं पाऊंगी बेटा, आप समझिए चीज़ों को। ठीक है, आप अगर मुझे पढ़ाने ही नहीं दोगे, पहली ही क्लास आपने पूरी के पूरी वेस्ट कर डाली, तो मैं कैसे क्लासेस लूँगी। अगर आप देखोगे इस बॉडी को तो हर तरफ से सेम फोर्सेस यहां पर लग रहे होंगे, हर तरफ से
सेम फोर्सेस यहाँ पर आपके लग रहे होंगे, ठीक है। चारों तरफ से ये जो बचा हुआ आसपास का लिक्विड है ना, वो इस बॉडी को दबा रहा होगा। इवन आप भी कभी किसी स्विमिंग पूल में अगर पानी के अंदर चले जाते हो तो चारों तरफ से आपको क्या देखने को मिलता है, पानी आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप कर रहा होता है, जिसे हम प्रेशर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी फ्लूइड रुका हुआ है, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड स्टैटिक की कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिल रही है कि फ्लूइड हमारा रुका हुआ है। इस केस में क्या होता है कि आपको सब तरफ से कौन से फोर्सेस देखने को मिलेंगे, नॉर्मल फोर्स। क्यों नॉर्मल फोर्स, क्योंकि अगर मान लो कि भाई ये इस तरीके से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लेके पानी के अंदर डाला था, ठीक है, तो आप देखोगे तो इधर से इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स है, इधर से भी आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा, चारों तरफ से कैसा फोर्स आ रहा होगा, नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्लूइड स्टैटिक की कंडीशन जब भी होती है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर होगा। मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, नॉर्मल फोर्सेस हैं, उसकी वजह से आने वाली स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेस है, जिसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो शियर स्ट्रेसेस होती हैं दैट विल बी इक्वल टू द 0। अगर फ्लूइड स्टैटिक है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फोर्सेस नहीं आएंगे। जनरली स्टूडेंट को लगता है कि अगर फ्लूइड रुका हुआ है देयर इज नो फोर्स, ना, सिर्फ शियर स्ट्रेसेस 0 है, क्योंकि शियर फोर्सेस यहां पर 0 है, मगर नॉर्मल फोर्सेस अब भी काम कर रहे होंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेसेस अब भी आ रही होंगी। अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहीं पर रुका है, इसका मतलब है चारों तरफ से इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो सब एक दूसरे के समान है। जितना एफ फोर्स इधर से आ रहा है उतना ही एफ फोर्स इधर से आ रहा है, तो दोनों तरफ से एफ फोर्स बराबर आ रहा है, इधर से भी दोनों तरफ से एफ फोर्स बराबर आ रहा है। तो हम इसको बोलते हैं कि इक्वल एंड अलाइक नॉर्मल स्ट्रेसेस यहां पर पिक्चर में आ रही हैं, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है, इक्वल, इक्वल एंड अलाइक, इक्वल एंड अलाइक नॉर्मल स्ट्रेस, इक्वल एंड अलाइक नॉर्मल स्ट्रेसेस यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। शेयर स्ट्रेसेस क्या होंगी, शेयर स्ट्रेसेस आपके यहां पर 0 होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, अभी एसएससी जेई 2023 में भी इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, उसके ऊपर शेयर स्ट्रेसेस 0 है, इक्वल एंड अलाइक नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी शेयर फोर्स आपका पिक्चर में नहीं है, इफ देयर इज नो शेयर फोर्स, अगर कोई भी शेयर फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, अगर आप यहां पर इस फ्लूइड लेयर्स को देखोगे, सबकी वेलोसिटीज अलग है, इसकी वेलोसिटी 0 है, फिर इसकी वेलोसिटी u हो गई, इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ गई होगी u प्लस डी यू मान लो, फिर और वेलोसिटी बढ़ गई होगी u प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी यू मान लो। तो हर जगह आपको देखने को मिल रहा है कि दो फ्लूइड लेयर्स जो हैं अलग अलग वेलोसिटीज में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। दो फ्लूइड लेयर अलग अलग वेलोसिटी, तो इनके बीच में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, इनके बीच में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। अब यहां पर ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको देखने को मिल रहा है, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, ये सिग्मा 1 दिखा रहा है एक्स डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेसेस, सिग्मा 2 दिखा रहा है वाई डायरेक्शन में आने वाली स्ट्रेसेस, ठीक है। भाई पोल भी करा लिया, अब क्या करा जाए, ठीक है। मैं पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ बेटा, मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ कैसे बनता है क्या बनता है। चलो खत्म करो, कल बात करते हैं, ठीक है। वैसे भी आज तुम लोगों ने फर्स्ट डे ही पूरा फ्लो बिगाड़ दिया है, ठीक है। चलो खत्म करो, कल मिलते हैं। पहले मैं एक बार टीम से बात कर लूँ कि उनके क्या प्रोमिसेस हैं और आपकी क्या डिमांड है। आपको लिख के भी नहीं चाहिए, आपको हिंदी में भी चाहिए, आपको इंग्लिश में भी नहीं चाहिए, तो भाई ऐसे तो मैं खुद भी नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। तो मैं एक बार टीम से डिस्कस कर लूँ, उसके बाद फिर कल से जो डिसाइड होगा देन आई विल फॉलो। रहन दो, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, जाने दो। लेट मी डिस्कस फर्स्ट कि भाई यहाँ पर मिक्स बच्चे बैठे हैं, कुछ को हिंदी चाहिए, कुछ को इंग्लिश चाहिए, कुछ में लिखवा के पढ़ाओ, कुछ में टाइप करा के पढ़ाओ, नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जाओ जाओ, कल पढ़ना, कल से शुरू करेंगे पूरा फ्लूइड। सिलेबस समझा दिया है, सिलेबस रख लो, ठीक है, सिलेबस रख लो और एप्लीकेशन पार्ट रख लो। सिर्फ ये दो चीज़ें टाइप करा लो, मतलब लिख लो, जो भी करना है कर लो वैसे भी, ठीक है जी। ये सिलेबस लिख लो, एप्लीकेशन पार्ट लिख लो, बाकी कल शुरू से शुरू करेंगे। पहले मुझे डिस्कस कर लेने दो भाई, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो एकदम अजीबो गरीब है, दैट आई कांट हैंडल, ठीक है। चलो कल बात करते हैं, बंद करो। सर क्लोज कर दीजिए।